अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। 17 अप्रैल 2024 के दिन के आगाज़ पे पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास करके जब आप देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की जमात पीएमएलएन को कुछ रिवर्सल्स और सेटबैक्स हुए हैं और ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी ख़ासे कन्फ्यूज़ और परेशान नज़र आते हैं। ताहम जो कुछ इस वक़्त ईरान और इसराइल के दरमियान डायनामिक्स हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंस के हामिल हैं और ईरान और इसराइल के दरमियान जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर इसराइल की एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि ईरान को फिक्स जो है वो किस तरह से करना है। यानी ईरान से बदला तो लेना है, ईरान को सबक तो सिखाना है, लेकिन बड़ी कन्फ्यूजन है कि सबक सिखाना कैसे है। ईरान और इसराइल के दरमियान जो डायनामिक्स हैं वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि चूंकि हमारे जहनों की ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि हम चीज़ों को हमेशा हमने एक ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखा है, एक बड़े कंक्रीट तरीके से देखा है। और ईरान और इसराइल के दरमियान जिस किस्म के इंटरनेशनल डायनामिक्स ने जन्म लिया है गुज़िश्ता चंद दिनों में, उसके अंदर तमाम शेड्स ऑफ ग्रे हैं। और जब हम इसको एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इसको एक केस स्टडी हम करते हैं, तो हमें इसको फॉलो करने से इंटरनेशनल रिलेशन के डायनामिक्स को बहुत बेहतर समझने का मौका मिलता है। चूँकि हमारे यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस के डायनामिक्स को प्रोफेशनली मीडिया में डिस्कस किया ही नहीं गया और अक्सर जगहों पे नहीं किया जाता, लेकिन हमारे यहाँ इसमें चूँकि बहुत ही कमज़ोरी है, इसलिए बहुत से पाकिस्तानियों को ये लगता है कि भई 350 मिसाइल, रॉकेट्स, बैलिस्टिक क्रूज़ मिसाइल अगर ईरान ने मारे हैं और इसराइल के साथ उनकी कोई मिली भगत नहीं थी, कोई ये नूरा कुश्ती नहीं थी, ये ड्रामा नहीं था, तो फिर कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ? वो ये समझ नहीं सकते कि ईरान और इसराइल, ख़ास करके ईरान जो है, वो एक ख़ास किस्म की लिमिटेशंस के अंदर ऑपरेट कर रहा है। उसके ऊपर बहुत सा प्रेशर है, लेकिन उन तमाम प्रेशर के अंदर रहते-रहते ईरान ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दुनिया के सामने रखा है और अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड भी किया है और इस तरह से किया है कि इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज जो है वो खड़ा हो गया है। और ये जो सटल रियलिटी है, इसको स्टडी करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता ही हूँ कि मैं आपको स्क्रीन पे कोशिश करता हूँ दिखाने की, वो दिखाना बड़ा ज़रूरी है आज, कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब से चंद घंटे पहले एक बहुत ही डिटेल्ड स्टोरी इस हवाले से निकाली है, जिसका उन्वान ये है कि इसराइल वेज रेस्पॉन्स टू ईरान अटैक विद ईच चॉइस अ रिस्क। यानी इसराइल वेज रेस्पॉन्स टू ईरान अटैक बट विद ईच चॉइस इज अ रिस्क। यानी इसराइल अपने ऑप्शंस को तो वे कर रहा है, लेकिन जो भी ऑप्शन इसराइल ने कंसिडर की है उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसके साथ कुछ रिस्क्स जो हैं वो नथी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी कहती है कि 3 दिन से इसराइल की जो वॉर कैबिनेट है वो मसलसल मिल रही है, मीट कर रही है, जिसके 5 मेंबर हैं इस वॉर कैबिनेट के। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में ऐसी वॉर कैबिनेट होती तो शायद 50 उसके बुनियादी मेंबर होते और 50 उसके एक्स्ट्रा मेंबर होते स्टेट लेवल के, लेकिन यहाँ 5 ही इसके मेंबर हैं। लेकिन इन 5 मेंबर्स के अंदर से 2 एक्स आर्मी चीफ भी हैं। एक जनरल बेनी गैंट्स हैं जो आर्मी चीफ थे इसराइल के, और दूसरे जनरल गैडी आइजनकॉट हैं। और ये दोनों बड़े हॉकिश हैं और इन दोनों का तो ओपिनियन ये था सैटरडे की रात को या संडे की मॉर्निंग में कि हमें फौरी तौर पर, जबकि मामला गर्म है, इसी मौके पे हमें काउंटर स्ट्राइक जो है वो ईरान के ऊपर बड़ी भरपूर किस्म की करनी चाहिए। लेकिन बाकी मेंबरान जो हैं उनमें कंसेंसस ना हो सका। और फिर एक आर्गुमेंट ये भी है कि जब इसराइली प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू की अमेरिका के सदर जो बाइडन से बातचीत हुई फ़ोन के ऊपर, तो जो बाइडन ने उनको परसुएड किया कि आपको इस स्टेज के ऊपर काउंटर स्ट्राइक जो है वो नहीं करनी चाहिए। बहरहाल 3 दिन से इस वॉर कैबिनेट की मसलसल, इसे कहते हैं, मीटिंग हुई है। संडे के दिन, मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी, लेकिन 4 किस्म की, अच्छा, और ये जो मीटिंग्स हुई हैं ये सिर्फ वॉर कैबिनेट की आपस में नहीं हुई। वॉर कैबिनेट की मीटिंग टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस और एयरफोर्स के जो ऑफिशल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के जो लोग हैं, उनके साथ ये मीटिंग्स हुई हैं। और सब ने अपनी अपनी ऑप्शंस जो हैं, इंटेलिजेंस ने, मिलिट्री ने, साइबर सिक्योरिटी ने, साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटी, सब ने अपनी अपनी ऑप्शंस जो है रखी। 4 किस्म की ऑप्शंस जो हैं वो इसराइल की वॉर कैबिनेट के सामने ज़ेरे गौर रही हैं कंसिडरेशन में। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। एक ऑप्शन ये है जिसको बहुत उनका दिल है, और वो ऑप्शन ये है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सेंटर को, जो बहुत बड़ा उनका कोई एक सेंटर है मुल्क के शाम, सीरिया में, उसे हमला करके उड़ा दिया जाए। इस ऑप्शन में नुकसान ये है कि इसके, ये ऑप्शन है तो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा धमाका होगा, बहुत खप पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी और जुर्रत और बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये आप, ईरान ने हमला किया है इसराइल प्रॉपर के अंदर,
300 साढ़े 300 प्रोजेक्टाइल अंदर फेंके हैं, और आप जवाबी तौर पे दोबारा एक तीसरे मुल्क में जाएंगे और ये वही पुरानी कहानी है, और वो समझते हैं कि इसका जो नेसेसरी साइकोलॉजिकल या पावर इम्पैक्ट है वो नहीं होगा। एक दूसरी ऑप्शन इस वॉर कैबिनेट के सामने ये रही कि आप ईरान ही के अंदर जिसको कहते हैं कि क्या कहेंगे उसको, सिंबॉलिक टारगेट लें, जिसमें जिस तरह से ईरान ने किया है कि नुकसान नहीं कोई हुआ, मटेरियल नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इसी तरह से आप ईरान में एक सिंबॉलिक टारगेट उठाएं। उस सिंबॉलिक टारगेट को पहले बेशक अनाउंस कर दें और उसे टारगेट करें, जैसे इंडिया और पाकिस्तान ने किया था। जवाब इंडिया के क्या ऐलान कर दिया था कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और उसके बाद किया। ईरान ने तो खैर बिल्कुल कह भी दिया था कि हम सैटरडे के दिन करेंगे, और बहुत से ममालिक को बता दिया था। और वो बताने की सिग्निफिकेंस ये है कि ईरान ये चाहता था कि किसी भी मुल्क की जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं, इंक्लूडिंग इसराइल, यानी इसराइल की भी कोई कमर्शियल फ़्लाइट देखें हिट नहीं हुई, लेकिन शाम को, इराक को, जॉर्डन को और टर्की को, इन सबको बता दिया गया था कि सैटरडे के दिन ईरान काउंटर स्ट्राइक्स करेगा। और आपने देखा कि इसराइल को भी पता था, और इसराइल की भी को, यही वो पॉइंट है, सटल पॉइंट है, जो शेड्स ऑफ ग्रे हैं, जो मैं समझाना चाहता हूँ कि इसराइल को पता था कि सैटरडे के दिन उस पर हमला होना है, इसीलिए इसराइल की कोई कमर्शियल एयरलाइन जो है वो उसके रास्ते में नहीं आई जबकि हमला हुआ है। तो लेकिन अब ये कहते हैं कि सिंबॉलिक टारगेट जो है, उसको प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका जो है, अमेरिका का प्रेसिडेंट, अमेरिका की जो प्रेसिडेंसी है और जो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ईरान के अंदर किसी भी किस्म के हमला करने की मुखालफत करती है, और इसराइली नहीं चाहते कि अमेरिका जिसने उनकी इतनी मदद की है उसको खुल्लम खुला नाराज़ करके तन तनहा चले जाएं। और इसी तरह से जो यूरोपियन यूनियन के तमाम ममालिक इस वक्त इसराइल से बहुत हमदर्दी कर रहे हैं, और अभी आप देखेंगे कि बहुत से यूरोपियन ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो इसराइल का विजिट करना शुरू कर देंगे हमदर्दी करने के लिए, और वो सैंक्शंस की बात भी कर रहे हैं। तो सिंबॉलिक में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तीसरी ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ईरान के अंदर साइबर अटैक किया जाए। और अच्छा, अब साइबर अटैक ये पहले भी करते रहे हैं, इससे पहले बहुत सी किताबों में उसकी तफसीलात छप चुकी हैं। आपसे कोई 10-11 बरस पहले तो बहुत ही ऐसे मुकम्मल साइबर अटैक इसराइल ने किए, मोसाद ने, ईरान के अंदर, जिसमें ईरान के जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज थे उनको उड़ा दिया गया, और यूँ ईरान की जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी थी उसको कई साल के लिए रिवर्सल के ऊपर डाल दिया गया। डेविड सैंगर की जो किताब है इनहेरिटेंस, ओबामा ईयर्स के हवाले से, जिसका पूरा उन्वान ये है, व्हाट द वर्ल्ड ओबामा कन्फ्रंट्स एंड चैलेंजेस टू अमेरिकन पावर। मैं आपको दिखाता हूँ उसका स्क्रीन इमेज। इस किताब के अंदर कम से कम 1 या 2 या 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें बहुत ही तफसील से ये बताया गया है कि इसराइल किस तरह से, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, ईरान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ करती रही, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की बहुत सी वॉरफेयर की गई, बहुत ज़्यादा उसको एम्प्लॉय किया गया, और कितनी पेनिट्रेशन है इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी की ईरान के अंदर। चौथी, अच्छा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि ये पहले भी करते रहे हैं, ये एक प्रॉक्सी के खाते में जाएगी, इसका वो पावर इम्पैक्ट नहीं है। और एक और ये है कि इस वक्त इसराइल के पास जो बहुत ही इंतहा की डेवलप्ड साइबर कैपेबिलिटी है वॉरफेयर की, वो सारी की सारी एक्सपोज हो जाएगी, और उसको एक्सपोज भी इस स्टेज के ऊपर करना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जा रहा है, लग रहा है कि इतना नहीं होगा। चौथी जो एक ऑप्शन है वो ये है कि जो हम जिस किस्म की दहशतगर्दी और टेररिज्म ईरान के अंदर मोसाद, जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो करती चली है, हम वो इंटेंसिफाई कर सकते हैं। ये वो दहशतगर्दी है जिसमें ईरान के अंदर मुख्तलिफ अहम शख्सियात को, रिलीजियस शख्सियात को, उनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोगों को, पॉलिटिशियंस को, और साइंटिस्ट जो हैं उनको टारगेट किया जाता है, और मोसाद ने बहुत दफ़ा ऐसे अटैक किए हैं। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि ये भी एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चला जाता है, ये पहले भी करते चले गए हैं, और इसका वो इम्पैक्ट नहीं है जिस किस्म का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला करके किया। तो ये 4 ऑप्शंस जो हैं, इसमें से किसी का कंसेंसस जो है वो नहीं हो सका। हमला करना क्यों है, ये भी बहुत न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुल के डिस्कस किया है अलॉन्ग विद इसराइली सोर्सेस। इसराइली सोर्सेस का कहना ये है कि ईरान और इसराइल के दरमियान में, हमारे दरमियान जो एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे या तीसरे मुल्क में मुख्तलिफ तरीके से लड़ने का, वो तो गुज़िश्ता 20-25-30 साल से चल ही रहा था। लेकिन इसके दरमियान एक अनरिटन रूल ये था कि हम एक दूसरे के ऊपर बाकायदा उसकी सरजमीन पे हमला नहीं करेंगे, और ईरान ने उस रूल को वायलेट कर दिया। अब उसमें सवाल उठता है कि भाई ईरान ने कैसे कर दिया, जब आपने ईरान की एम्बेसी पे दमिश्क में, आपने हमला किया। अब पहली दफ़ा मंडे की रात या ट्यूसडे की मॉर्निंग में इसराइल की जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, रेयर एडमिरल डैनियल हैगेरी, उन्होंने पहली दफ़ा ये एतराफ़ कर लिया, इससे पहले एतराफ़ किया ही नहीं था, कोई कमेंट किया ही नहीं था। अब ये मान लिया है कि दमिश्क का जो हमला हुआ ईरान की एम्बेसी के
کے کمپاؤنڈ کے اوپر وہ حملہ ہم نے ہی کیا تھا، لیکن اس کی ایکسپلینیشن یہ دی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایکسپلینیشن یہ دی ہے کہ وہ مین ایمبیسی کے کمپاؤنڈ سے الگ ایک سیپریٹ بلڈنگ تھی، اور وہ اس بلڈنگ کو ایرانی جو ہیں وہ اپنی ملٹری اور انٹیلیجنس کی میٹنگز کے لیے یوز کرتے تھے. جن لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا، اور جب اس پہ مسل ٹارگٹ ہوا، یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ ایریل مسل اسٹرائک تھی، یہ کسی اور طرح سے ڈرون اسٹرائک تھی، لیکن جب اس کے اوپر مسل حملہ ہوا تو یہ 5 منزلہ عمارت جو تھی، بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ انگریزی کیوں بولتے ہیں بھائی آپ، اعتراضات آپ لوگوں کے اتنے زیادہ ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کمال ہی، مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے بہت زیادہ، میرا دل چاہتا ہے کہہ کے ماروں کہ مسل کیوں بولتے ہیں. انگریزی پڑھتے ہیں یار، مسل بول دیتے ہیں درمیان میں، میزائل بولا کریں اردو میں. ہاں، جیسے کہ اردو میں بڑے الفاظ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ میزائل جو ہے، یہ اسے کہتے ہیں کس طرح سے داغا گیا تھا. مختلف جو سورسز ہیں وہاں، جو ذرائع ابلاغ ہیں، اس میں مختلف طریقے سے اس کے آرگومنٹ دیے گئے. لیکن یہ بلڈنگ نیچے گر گئی، جس کے نتیجے میں 11 لوگوں کی اموات ہوئی، جس میں 7 یا 8 جو ہیں وہ ایرانی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور کے سینئر افسران تھے، جس میں 2 میجر بریگیڈیئر جنرل بھی تھے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ تو ہم نے کیا، لیکن یہ تو بیسکلی طور پہ اس لیے ہمارا جائز تھا کہ یہ لوگ ہمارے ہی خلاف وہاں بیٹھے سازش کر رہے تھے، اور ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. لیکن اب پرابلم یہ کھڑا ہو گیا ہے اسرائیل کے لیے کہ اگر ایران نے ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے ایز پر اسرائیل، کہ اب اگر اسرائیل کسی بھی تیسرے ملک کے اندر ایرانی ایسٹس کو، ایرانی انٹرسٹ کو ٹارگٹ کرے گا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اسرائیل پراپر کے اندر آ کے حملہ کرے؟ یہ آرگومنٹ ویسے بڑا کمزور ہے، بیکاز پچھلے 20 برس میں اسرائیل ٹارگٹ کرتا رہا ہے ایران کے مختلف انٹرسٹ کو، ابھی بھی کر رہا ہے، لیکن ایران کی ایمبیسی پہ اس نے حملہ نہیں کیا تھا. لیکن اس چیز کو اکثر مغربی ذرائع ابلاغ بھی اور ایرانی اور اسرائیلی سورسز بھی اس کو کھا جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس وقت پھر ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے، اچھا ایک چیز یہ بھی ہے بڑی خطرناک کہ امریکن سورسز جو ہیں نیو یارک ٹائم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ایران پراپر کے اوپر ایک سٹرائک کرنے کی جو اسٹریٹجک ڈیزائر ہے وہ پائی جاتی ہے، اور یہ اسرائیل کی ایک ضرورت ہے، لیکن ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن ہمیں شک یہ ہے کہ ہم بہت دیر تک اسرائیل کو اس سے روک نہیں سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے، اور اسرائیل مسلسل جس کو کہتے ہیں کہ اپنی آپشنز کو وے کر رہا ہے. کچھ اور چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں، وہ یہ ہو رہی ہیں کہ امریکہ کی جو سیکرٹری ٹریجری ہیں جینٹ یالن، وہ ابھی کھلم کھلا کہہ رہی ہیں کہ ہم ایران پہ مزید سینکشنز لگائیں گے. یورپین یونین سے بھی ایسی بات کی جا رہی ہے، جرمنی سے بھی ایسی بات کی جا رہی ہے، اور ایک بات یورپین یونین یا امریکہ کی طرف سے یہ کی جا رہی ہے کہ ایران نے اتنی ایڈوانس قسم کی ڈرون کیپیبلٹی، کروز میسل کیپیبلٹی، یا جو اور کیپیبلٹیز ہیں یہ کیسے ڈیولپ کی ہیں، اور یہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے، ڈوئل یوز یا ٹرپل یوز ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہو رہی ہے، اس کا راستہ ہمیں روکنا ہے. تو ایک نئے سرے سے اب ایک ریسرچ پروسیس شروع ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ایران کو ٹیکنالوجی مل رہی ہے، اور کس طرح سے اس کا راستہ جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. سو باٹم لائن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے، اور بہت جلد ہونا ہے. اچھا ایک اور بھی پوائنٹ بہت ضروری ہے، جب آپ ڈیوڈ سینگر کی کتاب پڑھتے ہیں یا اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کے بارے میں بہت کچھ چھپ چکی ہیں، کئی کتابیں چھپی ہیں موساد کے حوالے سے، تو ایک آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ اسرائیلی ماسٹرز ہیں ڈسیپشن کے، جو وہ کہتے ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو سٹوریز چھپ رہی ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ یہ سب آپشن صرف دکھانے کی ہوں، اصل آپشن وہ کسی اور چیز کے اوپر غور کر رہے ہوں. اور کوئی یعنی امریکی انٹیلیجنس بھی بہت حاجی پیر نہیں ہے کہ وہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہم ان کو روک رہے ہیں، لیکن کچھ شخصا مجھے ہوتا ہے کہ اگر پاس میں ان کی کوآپریشن دیکھیں تو بہت زیادہ اس میں صداقت نہیں لگتی، کیونکہ بہت زیادہ کلوز ایک اسٹریٹجک کوآرڈینیشن کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اسرائیل سے نکل کے پاکستان کی طرف، جہاں پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو ٹیوزڈے کا دن ختم ہوا، اس میں نواز شریف صاحب کی جماعت پی ایم ایل این کو چھوٹے چھوٹے تکلیف دہ قسم کے ریورسلز کا سامنا کرنا پڑا. 2 ریورسلز تو ان کے وہ ہیں جہاں لاہور ہائی کورٹ کے 2 سیپریٹ جو بینچز ہیں، انہوں نے پی ایم ایل این کے 2 کینڈیڈیٹس ایم این ایز جو الیکٹ ہو چکے ہوئے تھے ماشاءاللہ فارم 47 کے تھرو، ان دونوں کی جو کینڈیڈیچر ہے ان کو ختم کر دیا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز میں. ایک گجراوالا کے ایم این اے ہیں، ایک لودھرا کے ایم این اے ہیں. ایک تیسرا سیٹ بیک وہ ہوا جہاں ننکانہ صاحب میں جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے کہ ایم این اے تھے، ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا کامیابی کا، اس کو بھی سسپینڈ جو ہے وہ ایک عدالت نے یا ایک بینچ نے کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی
जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो इस वक़्त मसलसल जेल में हैं, अब तकरीबन पता नहीं कितने महीने हो गए हैं, मई से अब तक काउंट कर लें तो ऑलमोस्ट ये तो मेरे ख़्याल 10 महीने हो गए। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, उन्होंने अपने वकील के ज़रिए दोबारा लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और इलेक्शन पहले भी उन्होंने किया था फरवरी में, इलेक्शन के फ़ौरन बाद नवाज़ शरीफ साहब के कैंडिडेचर को। लेकिन उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट ने उनको कहा था कि आप ईसीपी में जाएँ, और जब वो ईसीपी में गईं 13 फरवरी को, तो 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माशाल्लाह नवाज़ शरीफ साहब को एक बहुत बड़ी भारी जो है अक्सरियत उनको देकर कामयाब कर दिया। और यास्मीन राशिद, जो दर हकीकत सारा पाकिस्तान जानता है कि ये इलेक्शन जीत चुकी थी, उन्हें उन्होंने हरा दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक पिटिशन बड़ी तैयारी करके मूव की है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, अब ये जो रिवर्सल्स हुए हैं, क्या ये सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे हुए हैं? ये वन ऑफ किस्म के रिवर्सल्स हैं, ये ऐसे ही हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, या हमें यहाँ पर हम थोड़ा सा हवाओं का रुख बदलते हुए देख रहे हैं और पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो धीरे धीरे एक रीएडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है? इसके बारे में हम कह नहीं सकते। अगर ये सीक्वेंस और पैटर्न आगे बढ़ेगा तो फिर इसके बारे में हम बेहतर तौर पे कोई बात जो है वो कर सकते होंगे। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जिसका एक सिलसिला कल हुआ जब हमने देखा कि फैज़ाबाद पे जो कमीशन बनाया था काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, उस कमीशन की जो 3 मेंबर का कमीशन था, जिसमें 2 रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे, एक इस्लामाबाद के थे, एक खैबर पख्तूनख्वा के थे और एक एडिशनल सेक्रेटरी थे इंटीरियर के। उनकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में आर्मी और इंटेलिजेंस को एग्जॉनरेट कर दिया गया 21 दिन के धरने में, और उसमें कहा गया कि कोई ऐसे शवाहिद और एविडेंस नहीं मिली। इनफैक्ट जिन विटनेसेस को हमने एग्जामिन किया, उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी ने, इंटेलिजेंस ने कोई रोल प्ले किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 21 दिनों के धरने में। और उसके अलावा खासी उसमें सारी ही रिपोर्ट फजूल नहीं है, उसमें बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस भी हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से, कुछ पुलिस के तरीका कार के हवाले से, कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन के हवाले से। एक रिकमेंडेशन ये भी है कि अफवाज पाकिस्तान को जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उनके अंदर इतना इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। जब वो इन्वॉल्व होते हैं, वो अंदर आते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं, तो फिर उससे उनकी जो साख होती है, उनका जो इंस्टीट्यूशनल इमेज है, वो बड़ा मुतासिर होता है। इसी तरह से मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को, जो प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को कैबिनेट के साथ जोड़ दिया गया है, उसके बारे में भी बहुत अच्छी उनकी एडवाइस है कि इस नतीजे में मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस जो है सुप्रीम कोर्ट का गालिबन 2013 का या 12 का जो डिसीजन है, इसके नतीजे में जो प्राइम मिनिस्टेरियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो इरोड हुई है और प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी स्लो हो गई है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, इस रिपोर्ट को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये जो कमीशन है ये अपने अगराज़ व मकासद में और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गया है। और इस कमीशन के सामने जो उस वक़्त के डीजीसी थे और जो बाद में डीजीआई थे जनरल फैज़ हमीद, वो और आर्मी चीफ जो हैं जनरल बाजवा साहब, वो तो पेश ही नहीं हुए और इसने उनको उनके बगैर ही कर लिया। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बहुत ही ग़ैज़ो ग़ज़ब और गुस्से का मुज़ाहरा किया, उसमें एक कमज़ोरी है, और वो कमज़ोरी ये है कि कमीशन ये कह रहा है कि हमारे सामने जो विटनेसेस आए हैं, और विटनेसेस कौन से आए हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी विटनेसेस में हैं, एहसन इकबाल साहब जो उस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर थे वो भी विटनेसेस में हैं, मेरा ख़्याल है उस वक़्त के लॉ मिनिस्टर भी विटनेसेस में हैं, शहबाज शरीफ साहब जो उस वक़्त चीफ मिनिस्टर थे और अब इसे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी विटनेसेस में हैं। कमीशन ये कहता है कि इन सारे विटनेसेस ने, और जिनके जो मैंने नाम लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत से और, मतलब इस्लामाबाद के ऑफिशियल्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, किसी ने भी कमीशन के सामने आके ये नहीं कहा कि किसी भी तरह से उनके पास कोई एविडेंस है या उनको शक है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के अफसरान ने टीएलपी के 21 दिनों के धरने को फैसिलिटेट करने में कोई रोल प्ले किया। सारी एविडेंस जो आई है वो ये आई है, जो बड़ी कंक्रीट एविडेंस आई है, कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पंजाब हुकूमत को कहा था कि टीएलपी को इस्लामाबाद ना आने दें, लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये कहा कि उनके जो 12 नुकात थे या 13 उनकी डिमांड थी, उसमें से 11 या 12 हमने पूरी कर दी हैं। आखिरी डिमांड उनकी लॉ मिनिस्टर के हवाले से है, और उस वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह थे पंजाब के, और शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त और उनका एक आर्गूमेंट ये था कि वो नाराज़गी भी थी राना सनाउल्लाह साहब की, किसी हद तक जो लॉ मिनिस्टर हैं उनके साथ नाराज़गी भी थी, कुछ मजहबी भी मसला था, कुछ उसमें कैप्टन सफ्दर भी डोई मार रहे थे। तो जो कमीशन के सामने एविडेंस आई है वो तकरीबन उसी किस्म की है जो उस ज़माने में मीडिया के सामने भी आई थी, कि पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि रोका नहीं, बल्कि उनको थ्रू आउट पंजाब से सफ़र करने में फैसिलिटेट किया। यही चीज़ कमीशन ने लिखी है। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो कुछ कह रहे हैं उसमें ये एक कमज़ोरी भी है उसमें। बहरहाल कमीशन है तो एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। अब मैं एक आखिरी आपको डेवलपमेंट बता दूं जो अब दिन शुरू हो रहा है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के सामने साइफर केस की समाअत रिज्यूम होगी, और ट्यूसडे के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समाअत हुई जब इमरान खान के बिहाफ पे
بیرسٹر سلمان صفدر نے بہت زبردست قسم کے دلائل دیے اور دو سیٹ آف آرگومنٹس ان کے بہت کنونسنگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کے کیس میں اعظم خان جو فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر پی ایس پی ایم تھے، ان کو وعدہ معاف گواہ طارق بنا لیا ایف آئی اے نے، لیکن اس میں بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو آفیشیل انسٹرکشنز تھیں کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو یا سیکرٹ ڈاکومنٹس کو ڈاکومنٹ کرنے کی، اس کو ریکارڈ کرنے کی، اس کی جرنی کو ریکارڈ کرنے کی، وہ ذمہ داری پرائم منسٹر کی نہیں تھی، وہ پرائم منسٹر کے سیکرٹری کی سٹاف کی تھی کہ وہ ڈاکومنٹ کرتے کہ آج یہ ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کہاں ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے کام کیا ہی نہیں، اور بعد میں وہ جا کے گواہ بن گئے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کی، اور جس شخص نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، جس کی ایکچوئل ٹیکنیکل لیگل رسپانسبلٹی بنتی تھی، اس کو ایز اے وٹنس بنا لینا ایف آئی اے کا، یہ ایف آئی اے کا کیس قانونی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اسٹرانگ آرگومنٹ ہے۔ دوسرا ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان فارن آفس نے جس کے پاس بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان انسٹرکشنز کو فالو ہی نہیں کیا، اور جب بھی اس کو یہ رپورٹ ہو گیا مارچ 2022 میں کہ بھئی یہ سائفر جو ہے یہ مس پلیس ہو گیا، گم ہو گیا، تو انہوں نے ایک انکوائری مارک کرنی تھی انٹیلیجنس بیورو کو یا پھر ایف آئی اے کو اس میں انوالو کرنا تھا، وہ انہوں نے کبھی مارک ہی نہیں کی، کبھی انہوں نے وہ ریز ہی نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے یہ کہ بہت سے اور لوگ جو ہیں انہوں نے تو جب کیس رجسٹر ہوا تب انہوں نے اپنا سائفر جو ہے وہ واپس بھیجا۔ اب آج انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے، اب جب میں بول رہا ہوں اس وقت دوبارہ یہ پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہے، اور پروسیکیوشن کے بہاف پہ میرا خیال ہے کہ فارمر جسٹس ہیں حامد خان صاحب، وہ اس سے کہتے ہیں اپنے دلائل، میرا ایف آئی ہو سکتا ہے میں نے نام غلط کہہ دیا، حامد ضرور ان کا نام ہے، لیکن وہ فارمر ایک ریٹائرڈ جج ہیں جو اس وقت پروسیکیوٹر کے بہاف پہ ان کے وکیل کے طور پر یہاں پیش ہوں گے، وہ اپنے دلائل کا آغاز اس وقت کریں گے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، چند گھنٹوں میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔